धन्यवाद शनि जी। और रायसेन की बात करते हैं तो जिला मुख्यालय पे जब भी जाते हैं तो एक मुहावरा है जो 3 दशकों से सुनते आ रहे हैं हम, ऊपर किला नीचे जिला रायसेन को कुछ ना मिला। दरअसल ये रायसेन की तस्वीर है, लेकिन ऐसी तस्वीर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा बेरंग अब्दुल्लागंज भी है, क्योंकि वहाँ की सड़कों की हालत, वहाँ के विकास की हालत भी कुछ ऐसी है। मंडीदीप में उद्योग ज्योति तो है, उद्योग का दीप तो प्रज्वलित होता है, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार के लेकर कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आती है। इन तमाम मुद्दों पे हम अपने साथियों के साथ यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी से प्रदेश प्रवक्ता मीडिया डिप्टी इंचार्ज नरेंद्र शिवाजी पटेल हैं, राजेंद्र अग्रवाल जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, साथ में अगर हम बात करें तो कांग्रेस से प्रभात चावला जी हैं, और भारतीय जनता पार्टी से ही हमारे साथ में एक अन्य शख्सियत है। तमाम चारों मेहमानों का स्वागत है सर। और कार्यक्रम की शुरुआत चूंकि नरेंद्र शिवाजी पटेल जी से इसलिए करेंगे सर, जिले की बात करते हैं, जिले के संदर्भ में बात करते हैं तो रायसेन को लेके सर ये मुहावरा है, चाहे कांग्रेस का राज रहा हो या भाजपा का हो, अब भी लोगों की जुबान पे क्यों होता है, ऊपर किला नीचे जिला रायसेन को कुछ ना मिला? शायद कुछ अब तक मिल ही नहीं पाया क्या? ना ना, अब देखिए, आपने कहावत के रूप में अनुराग जी जो कहा है, तो मैं नहीं समझता कि ये सही है, क्योंकि रायसेन जिला तो एक ऐसा जिला है, रायसेन जिले में प्रधानमंत्री का दायित्व भी रायसेन जिले ने संभाला। अटल बिहारी वाजपेयी जी विदिशा विधानसभा से चुने गए थे, लोकसभा से, तब देश के प्रधानमंत्री भी बने थे। उसके बाद सुषमा स्वराज जी यहाँ से रही हैं, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी, माफ कीजिए, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय सुंदरलाल जी पटवा यहाँ से प्रतिनिधित्व किया है। वर्तमान मुख्यमंत्री जी हमारे यहाँ से लोकसभा सांसद के रूप में प्रतिनिधित्व किया है। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से तो रायसेन जिला बहुत समृद्ध रहा राजनीतिक नेतृत्व के नाते। और जहाँ तक उपलब्धियों का प्रश्न है, उसी पर आ रहा हूँ, आप प्रश्न पूछे उससे पहले राजनीतिक उपलब्धियों के रूप में हम देखेंगे कि जिस हम औद्योगिक नगरी में बैठे हुए हैं, इस औद्योगिक नगरी के विकास में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का रहा है। जिस हाईवे से हम होकर गुजर रहे हैं, जो हाईवे जा रहा है, ये हाईवे भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन है। ये अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल में स्वीकृत हुआ था। ये रोड जो जबलपुर तक जाता है, अटल बिहारी वाजपेयी जी के शासनकाल के बीच में जब 10 साल का कांग्रेस का शासनकाल आया तो ये ठंडे अवस्थे में चला गया। जब नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने तो इस सड़क का बहुत सुंदर निर्माण यहाँ पर हुआ है। तो इस तरह से अनेक आपको देखने को मिलेंगी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रायसेन जिले को बहुत कुछ मिला है। चलिए देवेंद्र पटेल जी के पास पहुंचते हैं। सर, इतनी सारी उपलब्धियां गिना दी, सरकारें आपकी भी रही। अच्छा, ये भी दावा होता है कि जब कमलनाथ सड़क परिवहन मंत्री थे तब ये हाईवे इसलिए स्वीकार किया गया था क्योंकि छिंदवाड़ा लोकसभा क्षेत्र में पांडुरना आता है। ये हाईवे की क्या हकीकत है? और सर, रायसेन को इतना सारा क्या क्या मिल गया है जो आप लोगों को भी संतुष्ट होना चाहिए, जैसे पटेल साहब संतुष्ट हैं? पटेल साहब संतुष्ट हो सकते हैं, लेकिन क्षेत्र की जनता या जिले की जनता संतुष्ट नहीं है। रही जहाँ तक आप कमलनाथ जी से हाईवे की जो बात कर रहे हैं, तो कमलनाथ जी जब सड़क परिवहन मंत्री थे केंद्र में, तब उनने एक योजना बनाई थी संभाग टू संभाग 4 लेन जोड़ने की। तो उसी के अंतर्गत ये राजमार्ग स्वीकृत हुआ था। और दूसरा जो भोपाल होते हुए, रायसेन होते हुए, सागर होते हुए जाना है, जो स्वीकृत हुआ है, वो भी कमलनाथ जी के समय ही उस योजना के तहत था। सर, लेकिन ऐसा भी हुआ था जब आपके 2 केंद्रीय मंत्री होते थे, सुरेश पचौरी, चूंकि वो कहीं ना कहीं स्थानीय रूप से माने जाते हैं इसी जिले से, दूसरे कमलनाथ जी, तब स्थिति ये थी इस हाईवे की कि जो भोपाल से होशंगाबाद वाला क्षेत्र था वो सर सालों तक अटका पड़ा रहा था। नहीं, वो आपकी बात दूसरे ढंग से, उस समय चूंकि ये 4 लेन स्वीकृत हो गया था, तो जो पुराना वाला रोड था, जब नया रोड स्वीकृत हो जाता है तो पुराने पे फिर से काम नहीं हो सकता। उस वजह से पुराना रोड गड्ढों में स्थिति थी, क्योंकि इसका काम लग चुका था, कहीं मुआवजे की बात हो रही थी। तो ये अभी तो हुआ है कंप्लीट 2-3 वर्ष पहले, बहुत लंबा समय थोड़ी हुआ है इसके लिए। और अभी जो होशंगाबाद के लिए जाते हैं, वो ब्रिज का काम भी अभी मेरा साथ चल रहा है, पूरा हो गया है। चलिए सर, चूंकि हाईवे का जिक्र था तो सबसे पहले उसी पे चर्चा हो गई। एक बार राजेंद्र जी के पास पहुंचते हैं। सर, आप पूर्व जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, और अगर इस क्षेत्र की बात करते हैं तो इस क्षेत्र का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। सर, खूब सारी अगर देखें तो खासतौर पे अगर हम भोजपुर विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे तो पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारी संभावनाएं हैं।
भगवान शिव तो यहाँ विराजे ही हैं, इतना बड़ा जो महान शिवलिंग है वो भी है, लेकिन उसके अलावा अगर हम देखते हैं आसपास, खासतौर पे आशापुरी का जिक्र करें या उस पूरे क्षेत्र का जिक्र करें, अभी भी जीर्ण शीर्ण हालात में हजारों की संख्या में मूर्ति जो हैं वो रखी हुई हैं, उनका कुछ भी नहीं हो पा रहा। और जिस हालात में है, एक तरफ हिंदुज्म की बात करती है भारतीय जनता पार्टी, मंदिरों के जीर्णोद्धार की बात करती है, लेकिन वो चाहे भगवान भूतनाथ का मंदिर हो या आशापुरी की तमाम वो मूर्तियां हैं, उनके जैसे हालात देख के तो कहीं ना कहीं तरस आता है कि इस स्थिति में भी भगवान की मूर्तियां हो सकती हैं। नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूँ। भोजपुर विधानसभा में जहाँ तक आपने जो जिस तरीके से जो मंदिरों की बात की है या और भी यहाँ जो ऐतिहासिक धरोहर है उसकी बात की है, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि इस भोजपुर विधानसभा में जो हमारा भीम बेटिका है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण ही आज विश्व धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है। और रायसेन जिले में 2 हुए हैं, एक तो सांची और दूसरा अपना भीम बेटिका, और भोजपुर भी नामांकित है। दूसरा आपने भोजपुर का बोला, भोजपुर का मंदिर भी आप देखिए पिछले 15 साल में जितना वो विकास हुआ है, क्योंकि वहाँ पुरातत्व विभाग के वो हैंडओवर है और कोई भी वहाँ काम करना होता है तो पुरातत्व विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद भी आप देखो पूरे के पूरे मंदिर की कायाकल्प हो चुकी है। और दूसरा मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ तक आपको पता होगा जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और उसके बाद से जो 1990 में भोजपुर उत्सव की शुरुआत हुई थी, और जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई वो भोजपुर उत्सव वहाँ बंद हो गया था, लेकिन दोबारा आज के आप वहाँ पर राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम होते हैं और 3 दिन तक भोजपुर उत्सव चलता है। तो ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी अधोसंरचना के अलावा सांस्कृतिक विकास, रचनात्मक विकास और धार्मिक विकास, सामाजिक विकास, सब में उसका अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। और भोजपुर में अधोसंरचना के बारे में आदरणीय नरेंद्र जी ने आपको काफ़ी कुछ बताया है। और जहाँ तक आपने जो पूछा है, मैंने आपको भीमबेटका के बारे में बताया, भोजपुर के बारे में बताया, और आशापुरी का भी जो आप बता रहे हैं, वहाँ का भी जो है वो भी एक ऐतिहासिक धरोहर है और वो भी पुरातत्व विभाग के पास। पुरातत्व विभाग का अपना एक काम करने का तरीका होता है, वहाँ पर सरकार सीधा हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अगर वहाँ कुछ भी करना होता है तो पुरातत्व विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है। सरकार केंद्र में भी आपकी है, राज्य में भी आपकी है, दोनों जगह आपकी है। हाँ, तो लेकिन हालात वहाँ की जो है वो भी आपने देखी है। मैंने बताया ना आपको कि जैसे विश्व धरोहर अभी पहले, इससे पहले कहाँ विश्व धरोहर में नाम आया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में थी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में थी, उसी के बाद ही तो आज बड़े हेरिटेज में आया कि नहीं आया भीमबेटका। चलिए अगले मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं। प्रभात जी, आपकी तरफ भी चले आते हैं। ये आपके जिले के बारे में क्यों बार बार कहा जाता है, जो मैं बार बार दोहराता भी हूँ। अच्छा, मंदिरों की बात हो रही तो पहले वो बता दीजिए, वो उमा जी अनशन पे बैठी थी, वो शिव मंदिर का ताला खुल गया है क्या? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद प्रेषित करूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि आपने इतना अच्छा ऑर्गेनाइजेशन किया। रही बात, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ धर्म की बात करती है, चूंकि इस देश की इतनी बड़ी नेता उमा भारती जी, जो मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री भी रही हैं, एक साध्वी के रूप में वो जीवन जीती हैं, अचानक रायसेन किले पे पहुंचती हैं और रायसेन में सोमेश्वर धाम, जो कि साल में एक बार खुलता है, सावन का महीना चल रहा है, उसमें भी हमारे शिव जी को कैद करके रखा जाता है, उस पे अनशन पे बैठने की, अन्न त्यागने की बात करती हैं। लेकिन वो सिर्फ शिवराज जी की तरह एक घोषणा करके जाती हैं किले पे पहुंच के कि मैं जब तक अन्न को त्यागूंगी, जब तक ये शिव जी को आज़ाद नहीं कर दूंगी। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में हो, धर्म की राजनीति के चक्कर में इस देश को और इस प्रदेश को, लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। चलिए देवेंद्र जी, वापस मैं आता हूँ। ये बरगलाने की तो बात होगी, लेकिन इतना बरगला देते हैं कि रायसेन में आप लोग जीत ही नहीं पाते हैं। आपका जो नेता है वो जैसे ही भारतीय जनता पार्टी में आता है तो इतने मतों से जीत जाता है जिसकी हद नहीं। ये जी सर, जीतने वाली बात जी हेलो हेलो, चेक 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 चेक। हेलो हेलो हेलो, चेक 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 चेक, 1 2 3 चेक चेक। चलिए आ गया सर। सर वो क्या है, कई बार
वो आप लोग तो बोलते हैं साजिश हो जाती है आप लोगों के साथ में, कभी लाइट गायब हो जाती, कभी साउंड गायब हो जाता है। सर चलिए उस पे मुद्दे पे आते हैं, जीत क्यों नहीं पाए आप सर उपचुनाव भी? जीत, देखिए, अरे यहाँ पे चुनाव नहीं हो रहा मेरे भाइयों। जी सर। देखिए, चुनाव इसीलिए होते हैं, चुनाव इसीलिए होते हैं कि जनता अपना मत दे, और जनता ने हम पे विश्वास ना जता के भाजपा पे विश्वास जताया। हमने भी उस जनता के उस विश्वास को सुधार किया। लेकिन आपने देखा होगा हमारे यहाँ के सांसद जी को भी इस विदिशा लोकसभा के क्षेत्र के लोगों ने करीब 5 लाख से ऊपर से जिताया है। और हमारे भाजपा के हमारे साथी भाई बैठे हैं, छोटे भी हैं बड़े भी हैं। हमें लग रहा है अगर सांसद जी अगर अकेले में शायद किसी गांव से निकल जाए तो मेरे आपसे भाजपा के ही कार्यकर्ता नहीं पहचानेंगे कि हमारे रमाकांत भार्गव जी। वैसे पहचानना भी नहीं चाहिए पटेल साहब। उसका कारण यह है कि ट्रिपल इंजन की सरकार दी, आपको हर नगर पालिका जिताया, आपको विधायक जिताया, आपको सांसद जिताए, लेकिन आज तक के आपकी रेलवे लाइन रायसेन नहीं पहुंच पाई। देखिए देवेंद्र जी अभी बोल रहे थे, मैं समझता हूं कि हमारे सांसद जी बहुत सक्रिय राजनेता हैं और लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। जहाँ तक ये प्रश्न आपने किया कि रेलवे लाइन की, अभी उससे पूर्व मैं एक बार कह रहे थे कि धर्म की राजनीति, तो मैं बड़ी विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूँ कि राजनीति यदि धर्महीन हो जाएगी, धर्म विहीन हो जाएगी तो बहुत संकट आ जाएगा। सर, रेलवे लाइन इसलिए का बता दो। राजनीति तो धर्मयुक्त ही होना चाहिए, ये तो बहुत अत्यंत आवश्यक है। और दूसरा, मैंने पहले भी कहा और बार बार कहता हूँ कि ये हमारी विचार की जीत है कि भारतीय जनता पार्टी जिस विचार को लेकर चलती थी, जिस विचार को लेकर संघर्ष करती थी, आज हमारे मित्र कह रहे हैं धर्म की राजनीति। अरे आज कमलनाथ जी कहाँ लोटपोट हो रहे हैं सबको पता है। आज अपने आप को हनुमान भक्त बता रहे हैं, हनुमान भक्त बताने के लिए कितने जुगत जुड़ा रहे हैं सबको मालूम है। अब कांग्रेस के कार्यालय में सुंदर कांड हो रहा है, तो भैया ये तो अब आप कहां से कहां पहुंच गए। जहां तक रेलवे लाइन का प्रश्न है, मैं अनुराग जी बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी केवल डेवलपमेंट में भरोसा करती है। और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सामाजिक सरोकार की योजनाएं बनी है, डेवलपमेंट के काम हुए हैं, इनको यदि आप देखेंगे तो किस तरह से मध्य प्रदेश के अंदर सिंचाई का रकबा बढ़ा है। केवल 7 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, आज 47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती है। पहले केवल 23,000 करोड़ का बजट था, आज 3,14,000 करोड़ का बजट है। जितना बजट माननीय दिग्विजय सिंह जी का हुआ करता था, उतना बजट तो माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान का केवल लाडली बहनों और लाडली लक्ष्मियों पे खर्च हो रहा है। तो ये अभी कांग्रेस के शासनकाल में कुल 23 औद्योगिक केंद्र थे, आज 112 औद्योगिक केंद्र मध्य प्रदेश के अंदर है। पहले मध्य प्रदेश के अंदर विकास औद्योगिक विकास दर जिसमें मंडीदीप भी शामिल है माइनस में थी, -0.61% थी, और आज 24% है ये औद्योगिक विकास दर है। कृषि में केवल 3% विकास दर थी, आज कृषि की विकास दर 19% है। ये शिवराज सिंह जी चौहान ने करके दिखलाया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। जब से अमित शाह जी आए आप विकास की बात करने लगे, लेकिन आप ये जो बीच में फिर बोल रहे थे ना धर्म के बिना राजनीति नहीं, आपके विधानसभा क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं सर। थोड़ा सा छींद वाले हनुमान जी की बात कर लेते हैं सर। आपको लगता है कि उस मंदिर जैसे आप सलकनपुर का विकास हो जाता है, बाकी जगह का विकास हो जाता है, कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां पर, उस मंदिर को पहुंचने वाली सड़क और मंदिर की स्थिति और मंदिर को संभालने वाला ट्रस्ट, तमाम जगहों से लोग परेशान हैं सर, तमाम चीजों से ना। बिल्कुल अनुराग जी, एक बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है, आपको बहुत साधुवाद देता हूं। लेकिन आपको बताते हुए मुझे हर्ष है कि उस छींद गांव के लिए जो छींद धाम है, आज कम से कम 5 रास्ताएं विभिन्न जगह से जा रही हैं, 5 रास्ताएं, और पांचों के पांचों रास्ते बहुत अच्छी तरह से विकसित हुए हैं। जो नेशनल हाईवे से सबसे लघुतम मार्ग है, शॉर्टेस्ट रूट है, वो डबल लेन बना हुआ है और उस पर अभी हाल में ही रिन्यूअल हुआ है। तो मैं समझता हूँ उसके आवागमन के साधन वहाँ पर बहुत आसानी से वाहन भी जा रहे हैं और रास्ते उपलब्ध हैं। मंदिर, पार्किंग, टॉयलेट से सभा व्यवस्था, और उसके बाद प्रभात जी जो पिपरिया से आने वाला रास्ता है या जो बरेली से पहुंचने वाला रास्ता, उसके हालात क्या हैं?
भाई साहब पहले तो अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि वो रोड की स्थिति कैसी है। अगर आप हनुमान जी के अधीन में भक्त हैं तो आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के बता दें कि बाड़ी में बरेली में जो छीन दरबार का रास्ता है वो क्या स्थिति में। शिवराज जी खुद भेदभाव करते हैं। अपनी बुद्धनी के क्षेत्र को और मैया रानी विजयसन मैया का मंदिर तो बनवा दिया, लेकिन छीन धाम भैया रायसेन के लोगों का भी बनवा दो। ऐसा तो नहीं है कि शिवराज जी मैया जी के भक्त हैं और कमलनाथ जी हनुमान जी के इसलिए भेदभाव हो रहा है। ना, शिवराज सिंह जी चौहान मैया के भी हैं, हनुमान जी के भी हैं। शिवराज सिंह जी चौहान साहब सबकी चिंता करते हैं, महालोक का निर्माण भी किया है और देवी मैया के लोक का भी निर्माण हुआ है और हनुमान दद्दा के महालोक का भी निर्माण होगा, समय आने दीजिए। शिवराज जी अगर शिवराज जी सभी लोगों की चिंता करते, सभी अपने धर्म की चिंता करते, तो रतलाम के अंदर हमारे ईस्ट आराध्य हनुमान जी की मूर्ति के सामने वहां के विधायक और वहां के महापौर मुंबई से बुलाकर कॉल कर लो को अर्धनग्न अवस्था में बॉडी बिल्डिंग लेकिन उन पे कोई कार्रवाई नहीं करी जाती। सहमत हूँ प्रभात जी, आप भी वो भारतीय जनता पार्टी वाला काम करने लगे। बात भोजपुर की होती है वो दिल्ली पहुंच जाते हैं, बात वो आप रतलाम क्यों पहुंच रहे हो? जब भारतीय जनता पार्टी के नेता रायसेन की बात होती है तो नरेंद्र मोदी तक पहुंचते हैं, तो हम लोग भी भोजपुर की बात में रतलाम तक पहुंच सकते हैं। आप बात करिए ना, आप चेहरा लेके आइए ना अपना। भाई आपके पास तो चेहरे नहीं है। चेहरों की बात कर रहे हो, आपके पास में एक अच्छा चेहरा बताइए जो प्रभुराम चौधरी को टक्कर दे दे, जो सुरेंद्र पटवा जी को टक्कर दे दे। चेहरों की कमी तो कांग्रेस जूझ रही है, बड़ी भयानक स्थिति है वहां पर। तो नहीं, आप एक गलतफहमी बना रहे हैं। कांग्रेस के पास चेहरे भी हैं। हाँ। और आज हमारे करीब 10-12 दावेदार हैं दोनों विधानसभा क्षेत्र में। और कांग्रेस पंजा जीतता है, ना कि प्रत्याशी जीतता है। पंजा जीतता है, प्रत्याशी नहीं जीतता है। तो इस बार सर वो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कमल वाले कोई शेजवार जी जो हैं वो पंजे पे आ जाए और पंजे के भरोसे जीत जाएं? नहीं, देखिए आना जाना तो ये लगा रहता है, सबके लिए दरवाजे खुले हैं। सबके लिए दरवाजे खुले हैं, ये तो माना जा सकता है। राजेंद्र जी के पास पहुंचते हैं सर। तमाम विधानसभाओं की बात हो रही है, जो कि संयोग की बात है कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों के भी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर मंडीदीप के उद्योगों की अगर हम जब भी बात करते हैं, बार बार ये मांग आई है भोजपुर की तरफ से। आपके विधायक ने भी कई बार एफर्ट किए, सुरेंद्र पटवा जी ने बतौर विधायक। इस विधानसभा क्षेत्र के और इस रायसेन जिले के स्थानीय लोगों को तमाम बड़े जो उद्योग हैं मंडीदीप के, वहां रोजगार नहीं मिलता सर। नहीं, मैं आपकी इस बात को खारिज करता हूँ जी। आज मंडीदीप में भी यहाँ पे हमारे कांग्रेस के और भाजपा के मित्र बैठे हैं। बिल्कुल। आप देखना उदयपुरा, बरेली और बाड़ी के आसपास के 100 गांव के लोग इस मंडीदीप में निवास करते हैं। वो क्यों आए यहाँ पर? वो वहाँ से यहाँ पर विस्थापित क्यों हुए? क्योंकि उनको यहाँ पर रोजगार मिला। और जिले के लोगों को मंडीदीप में जितने लोग रहते हैं, एक संवैधानिक व्यवस्था है, ऐसा कोई नियम नहीं ला सकते कि अगर मंडीदीप में कोई उद्योग आ रहा है तो हिंदुस्तान के कोई व्यक्ति वहाँ रोजगार के लिए, क्योंकि रोजगार जो उद्योग होते हैं वो निजी लोगों के हाथ में होते हैं। और उसमें दिनेश एक बार चौहान साहब के पास चाहिए, जो कि मजदूरों से उनका बहुत संबंध है, लेकिन क्या मजदूरों के ऊपर का वर्ग? अभी मेरी बात पूरी हो जाए सर। हाँ, आप पूरी कीजिए, उसके ठीक बात जी। अभी जो निजी उद्योग होते हैं ना, उन पे आप कोई सरकारी दबाव नहीं बना सकते, क्योंकि उनको अपना बिजनेस करना है। योग्यता के आधार पे कुछ कुशल श्रमिक होते हैं, वो उसके बाकायदा इंटरव्यू लेते हैं। उस इंटरव्यू में जो पास, उसमें ऐसा कुछ नहीं होता कि स्थानीय बाहर का है। और उसमें स्थानीय लोगों को भी, अगर मैं जो बात बता रहा हूँ रायसेन जिले के लोग, आपकी बात के हिसाब से ये माना जाए कि यहाँ के जिले के लोग योग्य नहीं है, इसलिए उनको नहीं मिल रहा। मैं ये योग आयोग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो उसमें पास होता है इंटरव्यू में। मैं इसमें योग की बात कहाँ है? वो एक आधार होता है। आप खुद बताइए, आपका जो अपना चैनल है, आपके अपने खुद निजी नियम है, आप बाहर की किसी चीज को उसमें क्या आप उस हस्तक्षेप को बर्दाश्त करेंगे क्या? ठीक वैसे ही, लेकिन उसके बाद भी रोजगार मिल रहा है। अच्छा, मैं अभी एक बात और, मैं वापस आऊंगा सर। अभी एक मिनट मेरी पूरी बात हो जाए। क्या स्थिति, नाराजगी क्यों है जब इतना तकनीकी पहलू है? स्थानीय लोगों को मंडीदीप में कितना रोजगार मिल रहा है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, बात किया है स्थानीय लोगों के रोजगार की, तो सबसे पहले मैं ये आपको बता देता हूं कि मंडीदीप औद्योगिक क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं वो यूपी और बिहार के लोग हैं, वो परमानेंट हैं। और दूसरी चीज़ ये, लोकल के लोगों को रोजगार मिलता है। अब और अच्छे से हमारे साथ बजरंग सिंह चौहान जी, पूर्ण नगर पालिका अध्यक्ष, ये बताएंगे कि रोजगार की बात करें मंडीदीप को लेकर, तो क्या स्थिति है रोजगार को लेकर स्थानीय लोगों को लिए? भैया, जब ये ज़मीनें गई थी, AKBN ने जब ये अपनी ज़मीनें अपने हैंड ओवर की थी, उस पीरियड में ये बोला था कि हम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। भैया, हमारे अग्रवाल जी अभी कह रहे थे ये इतनी तड़ियाँ देते हैं बीजेपी के लोग, इतनी झूठ बोलते हैं, इतने फरेब करते हैं, स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं मिल रही है। ये इनकी धरातल पे कुछ नहीं है। रही बात दूसरी यहाँ के पटवा जी की बात,
बड़े पटवाजी यहाँ से 25 साल रहे, 15 साल छोटे पटवाजी रहे। इस क्षेत्र ने, ये भोले बाबा की नगरी ने यहाँ से विधायक दिए, सांसद दिए, मुख्यमंत्री दिए, प्रधानमंत्री भी दिए और विदेश मंत्री भी सुषमा स्वराज जी को दिया। लेकिन धरातल पे मैं कह रही हूँ, 1 रुपए का अगर काम हो रहा हो तो बता दो। इन लोगों की चलती ये तड़ियाँ अली डालते हैं फैक्ट्री वालों को ऊपर, अपने लोगों को रोजगार दिलवा देते हैं। ये यूपी बिहार वालों का बोलने वाला है, इनका धरातल पे कुछ नहीं। ठीक है दिनेश, ये जो चौहान साहब ने जो बात कही उसमें देवेंद्र पटेल जी, मेरे को कंफ्यूजन थोड़ा सा हो रहा है। विधायक दिए, मुख्यमंत्री दिए, सब दिए, लेकिन जब कांग्रेस ने केंद्रीय मंत्री भोजपुर दिए तो वो हार के वापस हो लिए। देखिए आप पूरी बात, पहली बात तो एक आपको कंफ्यूजन दूर कर दें जी। यहाँ सन 90 से रायसेन जिले की जो बात है, हाँ। सन 90 से यहाँ सांसद भी बीजेपी के हैं, विधायक भी बीजेपी के हैं, और जितने पद होते हैं व्यवस्था में, जो उच्च पद होते हैं, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विदेश मंत्री, पर्यटन मंत्री, राजस्व मंत्री, पीएचई मंत्री, हाउसिंग बोर्ड के अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री, मतलब जितने भी विशेष पद होते हैं ये लगभग यहाँ सन 90 से हैं। सन 90 से कांग्रेस के वो ही मैं बता दूं जानकारी कि यहाँ अभी मैं बता जी जी वापस पूरी बात सुन लो आप, पूरी बात सुन लो आप जी, पूरी बात सुनो आप यहाँ, अरे पूरी बात सुनो तो आप। वापस आएंगे सर, आप ही के पास माइक आएगा। सन 93 से, अरे पूरी बात सुनो तो भाई, सुनने भी आया और चिल्लाने आया। मेरा निवेदन यह है, चर्चा हो रही है, माइक आपके पास भी आएगा। नारेबाजी में जो है कि पूरे का पूरा संवाद जो है उस पर पानी फिर जाएगा। कहीं ना कहीं हम चाहते हैं कि मुद्दों की बात हो, संवाद ऐसा हो कि कहीं ना कहीं उससे सार निकले। सर तो सन 90 में यहाँ से चारों विधानसभाओं से बीजेपी के एमएलए जीते थे। 93 में कांग्रेस की सरकार बनी थी, उस समय हमारे जिले से एकमात्र विधायक थे आदरणीय हमारे बड़े भैया, वो ही उस बार यहाँ से चुनाव जीते थे, और कृषि राज्य मंत्री भी थे शायद, वो ही कुछ समय के लिए। लेकिन 98 में हमारा यहाँ से कोई विधायक नहीं जीता। कांग्रेस की सरकार बनी थी प्रदेश में, सांसद भी बीजेपी के थे। 98 में 2003 में भोजपुर से हमारे राजेश पटेल जी जीते, लेकिन सरकार बीजेपी की बनी। 2008 में सिलवानी से मैं जीता था, और यहाँ से सांची से प्रभुराम चौधरी जी, और बरेली से भगवान सिंह जी। 2013 में भी चारों जगह से भाजपा के ही विधायक थे। 18 में हमारी 15 महीने की मात्र सरकार थी। हमारा कहने का ये है कि सन 90 से 33 वर्ष हो चुके हैं। सुन तो आप पूरी बात। हाँ। 33 वर्ष में हमारे चारों विधानसभाओं में एक एक बार ही एमएलए रहा। सर मैं ये कह रहा हूँ, आज तक मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा कि गर्व से कोई अपने हार की गाथा सुनाए। मतलब ये तो बड़ी विचित्र बात है सर। नहीं 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 मतलब, नहीं, आप सुनो। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, बात विकास की हो रही है। अनुराग जी बात विकास की हो रही है। सन 90 से भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, सरकार है। एक मिनट, आप जो सरकार में होगा हम विकास की बात उसी से करेंगे, जो सरकार के पक्ष में होगा क्या हम उससे विकास की बात करेंगे? रायसेन जिले के अपने नेताओं को देवेंद्र जी याद नहीं कर पा रहे, मैं याद दिला देता हूं कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी जो देश के राष्ट्रपति बने, उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 90 के बाद की बात कर रहा हूं, सन 90 के बाद। और माननीय सुरेश पचौरी जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में रहे हैं। आदरणीय जसवंत सिंह जी रघुवंशी लगातार मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में रहे हैं। गुलाब चंद जी तामोट रहे हैं यहाँ से मंत्री, यहाँ से कांग्रेस के भी जी प्रताप नहीं तो कांग्रेस विकास नहीं कर पाई, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को लगातार मौका मिल रहा है। अगर आप ये कहना चाह रहे हैं सन 90 के पहले, तो सन 90 के पहले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी सन 56 से थे, 52 में भोपाल रियासत के थे। सुनो आप, उस समय का ही हमारा बारना डैम है, जितने बड़ी हैं। मंडी द्वीप को भी उद्योग क्षेत्र कांग्रेस के ही समय बनाया गया। जो रायसेन में कॉलेज है वो कांग्रेस के समय का है। मंडी द्वीप में कॉलेज है, कॉलेज है कांग्रेस के समय का है। एक पूरे जिले में
आराम से जी जी पूरे जिले में सुनते हैं ना, आपसे जवाब ले लेंगे पूरे जिले में एक उपलब्धि बता दे भाजपा वाले, जी। अरे फिर एक उपलब्धि अगर भाजपा की हो। आपसे जवाब आप सभी से निवेदन है, जवाब लेंगे ना आपसे। एक बार दिनेश माइक लेके आप पहुंचिए सभी से अंदर। निवेदन है हमारा, ठीक है, यहाँ हम संवाद चलिए, करने दिनेश, आए हैं। भाई। मैं संभालता हूँ। दिनेश जाइए, आप माइक लेके, आप माइक लेके अरे जाइए। सुनो ना, मैं अरे चलिए हम लोग बहस कर रहे हैं ना, हम लोग एक दूसरे के उत्तर दे रहे हैं भाई, चलिए। आप लोग शांति ठीक है, रखो। क्या कहना आप बताइए, क्या हाँ। क्या थोड़ा हम जनता लोग से सुन लेते हैं। हम एक शिवाजी, दूसरे के नरेश जी, जनता से सुन लेते हैं सर। एक कह रहा हूं, हम लोग एक दूसरे के प्रश्नों के उत्तर दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा शांति रखिए, आपके पास भी माइक पहुंच गया है। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि आदरणीय हमारे यहाँ के विधायक आदरणीय सुरेंद्र पटुआ जी जब मंत्री थे, जब यहाँ पे कॉलेज की घोषणा की थी और आज भी कॉलेज यहीं पे है। कौन इन्होंने बोला है कॉलेज हम लेके आए हैं, ये साचा ब्लू गलत है। कॉलेज हमारे शासन में आया, आदरणीय विधायक जी यहाँ पे कॉलेज लेके आए हुए हैं। चलिए, ये जानकारी आई है, इधर से भी लीजिए। क्या? पीछे से। भैया, हमारे भैया ने कहा कि हमारे विधायक जी कॉलेज लेके आए, लेकिन पूछ तो लीजिए, अभी तक सरकारी बिल्डिंग नहीं मिला पाए उसको विधायक जी, अभी भी प्राइवेट बिल्डिंग में 3 बार घोषणा होने के बाद बिल्डिंग नहीं बन दे पाए, अभी तक निजी बिल्डिंग नहीं दे पाए, कॉलेज आज भी AKBN की बिल्डिंग में। और दूसरी बात, जो अवैधुल्लागंज का कॉलेज है, अवैधुल्लागंज का कॉलेज 2 बार भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, बिल्डिंग बन के बार टूट जा रही है। दिनेश, थोड़ा जवाब ले लेते हैं, कॉलेज की बिल्डिंग कब तक बन जाएगी सर? ये जी कॉलेज की बिल्डिंग की जो बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में वास्तव में ये सही है कि बिल्डिंग नहीं बन पाई है, लेकिन उसके पीछे जो कारण है, वो जगह पूरी की पूरी AKBN को अलॉट हुई थी। उसके बाद ये बिल्डिंग जो थी पाठ्य पुस्तक निगम की थी, उसे ट्रांसफ़र करवा के जो कॉलेज वहाँ पर शुभारंभ किया गया, और उसके बाद फॉरेस्ट का वहाँ पर वो आ गया, फॉरेस्ट के वजह से वापस सुनते हैं। फॉरेस्ट के कुछ अपने अधिनियम होते हैं, उसका अपना एक कोड होता है। और एक मिनट सुन लो, जब हम सुन रहे हैं तो आप हमारी पूरी सुन लीजिए। सुनिए तो, देखिए मेरा निवेदन यह है, आपका सवाल तभी हाँ बता, ITI मेंदुआ है, मेंदुआ, मैं बोल रहा हूँ ना, मेंदुआ में बात नहीं हो पाएगी, बात ऐसे नहीं हो पाएगी। आप सुन लीजिए, अगर ऐसे आप बोलेंगे तो ना आप इधर की बात सुन पाएंगे ना आपकी बात आ पाएगी। थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा सुनेंगे तो आपको जवाब आएगा। ना नारेबाजी नहीं चाहिए, ऐसा हम लोग कोई आम सभा नहीं कर रहे बॉस। थोड़ा सा जो है आप सुन लीजिए, आपका प्रश्न आएगा, आप हाथ उठाइए, माइक आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन इस तरह से आवाज नहीं मेरा आएगी। पूरा बोल। जी देखिए, संवाद का उद्देश्य यही है कि फॉरेस्ट की आपस में आपत्ति संवाद आ गई। स्थापित होना चाहिए, और आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, आपके जनप्रतिनिधियों से पूछे जा रहे हैं, इसलिए आप सभी से ये निवेदन है कि आप बातों को ध्यान से सुनिए और अपनी बातों को रखिए, लेकिन सम्मानजनक तरीके से। थैंक यू सनी, थैंक यू जी, जवाब दीजिए। फॉरेस्ट की आपत्ति के वजह से वो मामला लफड़े में पड़ गया है, लेकिन अब बहुत जल्दी वो सारी की सारी दुविधाएं सारे के सारे उसका वो पूरे हो चुके हैं फॉरेस्ट में। सर मैं ये बड़ा आश्चर्य एक में अभी हूं। मेरी जी, पूरी बात तो हो जी। जाने दीजिए। औद्योगिकरण की बात कर रहे हैं, भाई साहब ने बोला कि कॉलेज की बिल्डिंग भर का बताइए सर, वो बड़ा कॉलेज मुद्दा की है। बिल्डिंग का 5 करोड़ रुपए आवंटित हो चुके हैं। ये बात जी। सिर्फ वो काम इसलिए लग पा रहा है कि फॉरेस्ट की जैसी NOC मिलेगी। दिनेश कुछ लोग बोलना मैं चाहते हैं, कहूँ तो बिल्डिंग उसके पर बात दस्तावेज आपको उपलब्ध करा सकता हूँ 5 करोड़ के। मैं हर बात को प्रमाणित करता हूँ। करें। कॉलेज की बिल्डिंग के संदर्भ में कौन क्या कहना चाहता है? जी और अभी मेरी पूरी बात नहीं हुई है। जी हाँ, बताइए। बोलिए आराम से, आपने बोल दिया भाई साहब, आपका सवाल होगा ना, आप मेरी इंतजार पूरी कीजिए। बात जी। औद्योगिकरण की बात, हाँ। औद्योगिकरण मान्य जी। कांग्रेस से लेके नहीं आई। कांग्रेस के गवर्नमेंट जब थी उस समय सिर्फ यहाँ HEG आई थी। 1977 में जब बीरेन्द्र कुमार सकलेचा जी यहाँ पर मुख्यमंत्री बने, उसके बाद यहाँ AKBN की स्थापना हुई थी। ये काम भी है। तत्कालीन जनता पार्टी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी घटक के रूप में शामिल थी, औद्योगिक विकास भी हमने किया है। दूसरा, मेरी पूरी बात हो जाती जी है, सर। दोबारा जब शिवराज सिंह जी चौहान मुख्यमंत्री बने, 150 करोड़ रुपए उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के दिए। और आज जो आपको पिछले 10 सालों में 12 साल में दिख रहा है उद्योग, एक एक सड़कें, लाइट और एक जो व्यवस्था आपको हाईमाज दिख रही है, 150 करोड़ के जो उनने जो उपलब्ध कराए थे उसी से हुआ। और अभी एक और मैं बता रहा हूँ, अभी 15 दिन पहले 39 करोड़ रुपए और AKBN MIDC के लिए आए हैं, जो यहाँ के अधोसंरचना विकास के लिए। सर- ये इस बात का प्रमाण है कि सरकार हमारी कृत संकल्पित है औद्योगिक विकास और उद्योगों को बढ़ाने के लिए। चलिए, यहाँ जो लोग कुछ कहना चाहते थे वो सुन लें। मैं जी। माननीय जी से पूछना चाहता हूँ, यहाँ से 3 दशक से विधायक जी हैं, इनकी सरकार है, वो जो जिस कॉलेज की ये बात कर रहे हैं वहाँ पहले अस्पताल था, उस अस्पताल में वो कॉलेज की बिल्डिंग किराए पे चल रही है। तो ये क्या 15 साल अभी तक ये क्या उसको सेंशन नहीं करवा पाए?
क्या कर रहे हैं ये इतने दिन से? सर ये सवाल जो है उसको मैं थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूँ। आपने फॉरेस्ट परमिशन का किसके लिए आवश्यकता बताई, किस चीज के लिए? ये मैं बताता हूँ। इसमें जो पीछे का हिस्सा है कॉलेज से लेके और उसमें राहुल नगर और कुछ मोजमपुरा का कुछ कटी घाटी का ऐसा क्षेत्र आता है। इसमें फॉरेस्ट, AKBN, राजस्व और नगर पालिका जो 4 एजेंसियां हैं, चारों के आपस में भूमि का जो विवाद चल रहा है और बहुत जल्दी फॉरेस्ट ने हैंडओवर कर दिया है और मैं समझता हूँ 1 आध महीने में भी सारी अड़चनें खत्म हो जाएंगी। 6 महीने पहले बुधनी में लगभग 13 या 14 महीने पहले बुधनी में मेडिकल कॉलेज सैंक्शन हुआ। रेलवे की परमिशन, फॉरेस्ट की परमिशन, एक प्राइवेट इंडस्ट्री की परमिशन, रेवेन्यू की परमिशन और नगर पालिका की परमिशन, पांचों परमिशन 5 महीने में हो गई और अगले 6 महीने में बिल्डिंग तैयार हो गई। फॉरेस्ट का मामला आप भी उसमें फॉरेस्ट इंक्लूड था। फॉरेस्ट का एक अच्छी बात देखो कि माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा अनुराग जी ने की, हमारे कांग्रेस के मित्र ताली बजा रहे हैं। सर बस मेरा ये है सर, उम्मीद सर मैं ये चाह रहा था कि इतनी प्रशंसा आप लोगों की भी कर पाऊं, इतनी प्रशंसा आप लोगों की भी हो जाए कॉलेज की बिल्डिंग। प्रभात जी आपके पास आते हैं वापस। कई सारे मुद्दों की बात आप लोग करते हैं रायसेन जिले में, रायसेन शहर में, रायसेन नगर पालिका क्षेत्र में, लेकिन मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश का सबसे पिछड़ा जिला मुख्यालय कोई है तो डिंडोरी के बाद रायसेन ही नजर आता है। डिंडोरी को इसलिए माना जा सकता है क्योंकि वो आदिवासी क्षेत्र है, पर रायसेन में तो ट्राइबल है नहीं, उसके बाद इतना पीछे क्यों है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सबसे पिछड़ा जिला होने के का कारण सबसे बड़ा ये रहा है कि वहाँ पे जो भी नेतृत्व रहा है अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने किया है। चाहे अटल जी हों, चाहे सुषमा जी हों, चाहे डॉक्टर गौरीशंकर सेजवार जी हों, 40 साल से मंत्री के रूप में रहे, अब डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी भी जो रहे। प्रभात जी है ना, बीच बीच में सेजवार जी का नाम जरूर ला रहे हैं, समझ रहे हो ना आप क्यों? नहीं तो भ्रष्टाचारियों का नाम लाना जरूरी है, लाजमी है। जो भ्रष्टाचार करेगा उसको तो उजागर करेंगे ही ना। मतलब आप कांग्रेस से तो नहीं नहीं, भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है रायसेन स्वास्थ्य मंत्री। आपत्ति है डॉक्टर गौरीशंकर जी सहजवार हमारे बहुत वरिष्ठ नेता हैं, बहुत सम्मानित नेता हैं। जो प्रभात जी ने जिन शब्दों का उपयोग किया उसमें मेरे को घोर आपत्ति है। थोड़ा सम्मानजनक रूप से बोलिए। बिल्कुल सम्माननीय है वो, सम्मान करते हैं, सम्माननीय है वो। भाई हिंदू धर्म में जन्म लिया है तो सम्मान सबका करना लाजमी है, सिखाया गया है। आपकी अगर आपकी सोच वो भारतीय जनता पार्टी की है और आपको लगता है कि हमारा हर शब्द असम्मानीय है तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे वरिष्ठ हैं, किसी भी हम आरोप सम्मान को करते लगाने हैं। से प्रमाण रही बात दीजिए, सांची में भ्रष्टाचार की, तो भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण सांची में रहा कि वहां का नेतृत्व प्रभुराम चौधरी जी करते हैं स्वास्थ्य मंत्री के रूप में। 20 करोड़ का घोटाला होता है स्वास्थ्य विभाग में, स्वास्थ्य महकमे में, और वहां पे भ्रष्टाचार का सीधा साधा उदाहरण ये है कि वहां पे 72 लाख रुपए वहां के कर्मचारी जमा कर देते हैं। भ्रष्टाचार उजागर हो गया तो आपने जमा कर दिया। ऐसे ही मध्य प्रदेश में कितने भ्रष्टाचार हो रहे होंगे जो छुपे हुए, जिनको आप उजागर नहीं कर पा रहे हैं। रही बात सांची और रायसेन, आपने कहा कि रायसेन ऊपर किला नीचे जिला, इसके अलावा कुछ नहीं मिला, तो ये वास्तविकता है कि रायसेन जिले की हालत आप कह रहे हैं डिंडोरी से पिछड़ा हुआ, डिंडोरी इससे ज्यादा पिछड़ा हुआ मैं नहीं समझता, हो सकता है कि रायसेन डिंडोरी से ज्यादा पिछड़ा हुआ जिला है संभवतः, क्योंकि यहाँ से इससे पहले की 2013 की सरकार में यहाँ पे 3 मंत्री हुआ करते थे, रामपाल जी, पडवा जी, सेजवार जी। लेकिन आप बताइए कि जिस जिले में 3 मंत्री हो वहां का विकास कहां तक पहुंचना चाहिए, लेकिन आकाश तक पहुंचना चाहिए, वो आकाश से धरातल पर उल्टा आ रहा है यहाँ पे। पटेल साहब थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं, ऊपर किला नीचे जिला, हर जिले को मेडिकल मिला, रायसेन को क्यों नहीं मिला? बिल्कुल देखिए, निश्चित रूप से चूंकि रायसेन जिला राजधानी के पास में है, अभी प्राथमिकता उन जिलों को थी जहां पर स्वास्थ्य की सुविधा। विदिशा बड़ा दूर है, विदिशा दूर है। देवास तो इंदौर महानगर से लगा हुआ है, 30 किलोमीटर है, वहां भी तो मेडिकल कॉलेज है। नरेंद्र मोदी जी की साफ और स्पष्ट योजना है कि पूरे भारतवर्ष के प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज खोला जाएगा। रायसेन जिले का भी जल्दी नंबर आएगा। मेडिकल हॉस्पिटल और कॉलेज खोलने से कुछ, स्ट्रक्चर बनाने से कुछ नहीं होता, वहां पे सुविधा होना चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री 15 अगस्त के दिन, कॉलेज तो मिल जाए। नहीं कॉलेज, हॉस्पिटल ठीक से नहीं मिल रहा है तो कॉलेज तो बात की बात है। भाई स्वास्थ्य मंत्री चक्कर खा के गिरते हैं, कितनी बड़ी विडंबना है कि स्वास्थ्य मंत्री जैसे व्यक्ति को स्वास्थ्य महकमे के मंत्री और वो भोपाल में आके, प्रभात जी इसमें 2 चीज है, एक तो भोपाल में आके एक निजी अस्पताल में भर्ती होते हैं।
मतलब कितना आप बताइए, आप अपनी योजनाओं और अपनी सरकारी महकमे में कितना बड़ा भ्रष्टाचार उजागर कर रहे हैं चलिए कि स्वास्थ्य मंत्री को भोपाल में भर्ती होना पड़ रहा है रायसेन छोड़ के। चलिए नहीं मैं इसका दिनेश जरा चलिए, ये सीधा आरोप लगाएंगे जब संदर्भ बदलते हैं। चक्कर खा के स्वास्थ्य मंत्री चक्कर खा के गिरते हैं, उन्हें भोपाल रेफर कर दिया जाता है, तो बड़ी दुर्घटना घटना वाले क्या करेंगे फिर? मैं जरा उसका जवाब जी आरोप लगा रहे हैं, मुझे लगता है आपकी संवेदनाएं खत्म हो चुकी हैं। आरोप हम नहीं, हम प्रमाणित है, हमारे पास प्रमाणित है कि पत्र मीडिया चौथा स्तंभ होता है इस देश का। मीडिया छाप रही है चीजों को, मीडिया छाप रही है जाएगी, ये चीजों को मीडिया छाप रही है, हम नहीं छाप रहे। बात सुनिए, ये मीडिया ने छापा है, हमने नहीं छापा, ये पत्रकार छाप रहे हैं, ये पत्रकार छाप रहा है, ये पत्रकारिता का है। ये एक मिनट, यहाँ पे बिल्कुल हमको दिनेश भाई ने आप बाकी लोग बैठ जाइए, कि बाकी हमें लोग बैठ यहाँ पर जाइए सम्मानजनक तरीके से बात करना चाहिए जी। लेकिन मेरे मित्र अरविंद जैन जी तो इस तरह से युद्ध करने आ गए यहाँ पर। भैया थोड़ी शालीनता रखिए। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से हमने यहाँ पर एक मिनट भाई बैठिए, बद्री भाई बैठिए ना। दादा भाई बद्री सिंह चौहान जी एक मिनट में आपसे, एक मिनट मैं सभी दर्शक, एक मिनट मैं सभी लोगों से मैं ये बोल, बिल्कुल चलिए ना एक मिनट बैठ जाइए आप लोग, सभी लोगों से ये बोल हो गई बात, आराम से ना। एक मिनट ये फिर हेलो, चलिए ऐसे कार्यक्रम नहीं होने वाला है, ऐसे कार्यक्रम नहीं बोले लीजिए शब्दों से, ऐसे कार्यक्रम बिल्कुल होने वाला नहीं है। आप सभी से निवेदन है मेरा, नारे लगा रहे हैं आप, ये नारे लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। आप लोगों को नारे लगाने हैं। आप सभी लोग, सभी से मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, चलिए बात करिए। सभी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ कि संवाद 2023 का खास कार्यक्रम हमने सिर्फ इसलिए रखा है कि खास मुद्दों पर खास तरीके से चर्चा हो सके। भाजपा या कांग्रेस के लोगों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि हमने वैसे ही मंच पे भाजपा कांग्रेस के लोग बैठा हुआ है, तो वो जो क्रॉस होगा वो भाजपा और कांग्रेस के लोग जो मंच पे ही क्रॉस करेंगे। नारेबाजी बिल्कुल ना करें। आपके अतिथियों को हमने मंच पे बैठा हुआ है, आप जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो अपने मुद्दों पे बात करना चाहते हैं तो फटाफट उनसे बात कीजिए। हम सेशन के आखिरी दौर में है और उनसे जानिए क्या कहना चाहते हैं वो। बिल्कुल शांति तरीके से अपनी बात रखिए, नारेबाजी न करिए। ये प्रोग्राम को हम आपको लेके आए हैं। मेरे सभी बंधुओं से ये निवेदन है कि किसी के विशेष व्यक्तित्व पर टिप्पणी ना करें। निश्चित रूप से सुरेंद्र पटवा जी क्या है, पचौरी जी क्या है, आप व्यक्ति विशेष पे बात ना करें, विकास पे बात करें। चलिए है ना, बढ़िया बात है। अब ये सब चीजें ठीक नहीं है, फिर विवाद उत्पन्न होता है। आगे आइए दिनेश जी। कार्यकर्ता फेसबुक पर नगर अध्यक्ष के लिए लिखता है, उसका क्या बोलोगे? नहीं, ये शालीनता है आप लोगों की, ये शालीनता है आप लोगों की। फटाफट जल्दी माइक रोटेट कीजिए। भैया एक मिनट। नहीं बैठिए भाई साहब। नहीं लगेंगे ना, आप चिंता मत कीजिए। आप बैठिए। आप सभी से निवेदन है शांति बनाए रखें। ठीक है ना, मैंने बोल आप सभी से निवेदन है शांति बनाए रखें। हम किसी चुनावी कार्यक्रम में नहीं आए हैं। मैं आपको बता दूं जो बहुत महत्वपूर्ण बात है, जिस संदर्भ में मैं आपको कह रहा हूं, अगर नीचे से कोई व्यक्तिगत आरोप आता है तो उस संदर्भ में कोई चर्चा नहीं होगी। हम उस पर चर्चा कर भी नहीं रहे हैं और इसीलिए हमने उस समय विषय परिवर्तित भी किया है। आप लोग आराम से बैठिए, चर्चा लगातार जारी रहेगी। हम अगले सेशन की तरफ बढ़ेंगे, नए मेहमानों के साथ बढ़ेंगे, यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे चर्चा करेंगे। और ये बहुत इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि किसी व्यक्तिगत आरोप की बात यहाँ पर हो। हम व्यक्तिगत आरोपों में बात बिल्कुल नहीं करने जा रहे हैं, ये हमने पहले भी आप लोगों से कहा है और इसीलिए हमने उस विषय को, उस संदर्भ को बदला था। और एक बार फिर हम यही अपेक्षा कर रहे हैं आप सभी से कि ये मंडीदीप की छवि का सवाल है, ये राजस्थान की छवि का सवाल है और ये निवेदन है अरविंद जी, शांति बनाए रखिए। बाकी तमाम लोगों से देखो अपन बड़े ही सौभाग्यशाली हैं कि चैनल के मालिक खुद अपने यहाँ पे पधारे हुए हैं। बड़े सौभाग्यशाली अपन लोग हैं। शांति बनाए रखिए, जिसका नंबर आएगा वो बोलना। और हम तो ये कह रहा, सारी चीज भैया कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, टोटल बीजेपी के लोगों ने सारे काम करे।
राजेंद्र अग्रवाल जी से मैं और अब हम जो राजेंद्र है अग्रवाल जी अगले एक मैसेज सेशन की जनता तरफ भी बढ़ेंगे जी। अग्रवाल जी एक मैसेज आपकी तरफ से दीजिए, कम से कम हमारा जो सार्थक संवाद कार्यक्रम है पत्री ये शांति भैया- से हो सके और जो मुद्दे की बात हो सके। आप पत्री एक भैया मैसेज- ने जो पटेल जी पटेल जी पत्री भैया- पटेल एक मिनट बद्री भैया ने जो निवेदन किया है, बद्री भैया, मैं इस कार्यक्रम में आप सबसे एक विनम्र आग्रह करना चाहता हूं। इस हॉल में जो कुछ भी घटित हो रहा है वह INH चैनल के माध्यम से पूरे प्रदेश में देखा जा रहा है। मंडी द्वीप का जिक्र बड़े गर्व के साथ हर मध्य प्रदेश वासी इसलिए करता है कि एक औद्योगिक नगरी के तौर पर मंडी द्वीप पहचान रखता है। क्या मध्य प्रदेश की जनता को आप ये एहसास कराना चाहते हैं कि हम एक कमरे में रहकर इस क्षेत्र, इस प्रदेश, इस देश के विकास को लेकर 2-3 घंटे इत्मीनान से बातचीत नहीं कर सकते? अभी चुनाव घोषित होने को है। जिंदाबाद, मुर्दाबाद, कांग्रेस जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, बसपा जिंदाबाद के बहुत मौके आपके बीच में आएंगे। दूसरा, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि आपको अपने इन प्रतिनिधियों पे इतना अविश्वास क्यों है। अगर किसी भी पार्टी या नेता के संदर्भ में एक शख्स कुछ बोलेगा तो आप भरोसा रखिए जो मंच पर बैठे हैं उस पार्टी के प्रतिनिधि वो उसका प्रतिकार कर पाएंगे। उनको इतना कमजोर या लाचार आप क्यों मान रहे हैं? तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, एक बेहतर संवाद हो। हम रायसेन जिले के संदर्भ में, भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के संदर्भ में आगे को लेकर कुछ बात कर सकें और पूरा प्रदेश देख पाए कि रायसेन की स्थिति क्या है, भोजपुर की स्थिति क्या है, मंडी द्वीप की स्थिति क्या है, तो उसमें हमारा सहयोग करें। मेरा विनम्र अनुरोध है। अनुराग जी, इस कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। देखिए, जिन शख्सियत ने भी आपसे संवाद किया, मैं उनके संदर्भ में भी आपको एक परिचय करा दूं। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जो हरिभूमि और INH के प्रधान संपादक हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि आप देश के बड़े पत्रकारों की फहरिस्त को देखेंगे तो उनमें ये एक नाम शुमार आपको हमेशा नजर आएगा। जब इतने सम्मानी लोग और हम इतने सम्मानी तरीके से आपकी बात पूरे प्रदेश में पहुंचाना चाह रहे हैं तो उम्मीद है कि माहौल भी वैसा ही रहेगा। प्रभात जी, मेरी भी गुजारिश ये है कि थोड़ी संवेदनाएं होनी चाहिए। स्वास्थ्य के संदर्भ में व्यक्तिगत टिप्पणी से हमको निश्चित रूप से बचना चाहिए। ये कहीं ना कहीं किसी के लिए भी आए तो ये व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्षोभजनक होता है, थोड़ा सा कहीं ना कहीं खेदजनक होता है। तो इस संदर्भ में हम सभी ध्यान रखेंगे। बहुत जल्दी हम अगले सेशन की तरफ भी बढ़ेंगे, लेकिन एक कंक्लूजन की तरफ हम बढ़ते हैं। और कंक्लूजन में आखिरी में हम यही जानेंगे, सर क्या प्लानिंग है आपके पास में पूरे जिले के लिए, जिस मॉडल के साथ आप 2023 में जनता के बीच जाने वाले हैं? पहले तो मैं की बात का जवाब दूं स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं का। रायसेन जिले में पहले जिला चिकित्सालय एकमात्र हॉस्पिटल था जो सिविल स्टैंडर्ड का। आज मंडीद्वीप का जो हॉस्पिटल है इसका भी उन्नयन हुआ है और मंडीद्वीप का भी जो अस्पताल है वो सिविल अस्पताल हो चुका है। तो ये इस बात का प्रमाण, जबकि मंडीद्वीप जिला मुख्यालय नहीं है, ये सिविल अस्पताल की जो सुविधा होती है वो जिला मुख्यालय पे होती है। लेकिन चूंकि मंडीद्वीप में एक औद्योगिक क्षेत्र है और हमारे नेता आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारे विधायक जी के संपर्क, आज ये जो मंडीद्वीप का हॉस्पिटल है ये सिविल अस्पताल बन चुका है। तो मैं प्रभात जी को बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो एक संवेदनशील सरकार है और स्वास्थ्य के प्रति, शिक्षा के प्रति, अधोसंरचना के प्रति, सामाजिक विकास के लिए, रचनात्मक विकास के लिए, सांस्कृतिक विकास के लिए हर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और मैं यहाँ तक जो आप विकास की बात कर रहे हो 1990 से और लगातार पिछले 15 साल से 20 साल से हमारी सरकार को कौन बनाता है? जनता बनाती है ना। जनता के लोकतंत्र में जनता ही सबसे बड़ी प्रहरी होती है और जनता ही मत देती है, जनता मत दे रही है लगातार। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व को जनता स्वीकार कर रही है और जनमत के आधार पर लगातार सरकार में आ रहा है। ये बात का प्रमाण है कि विकास के मामले में हम जनता के उम्मीद पर खरे उतरे हैं और आगे भी हमारा जो एजेंडा है वो विकास का एजेंडा है। हमारा जिस तरीके से आज हम हमारे देश के मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो अंतर्राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने जिस तरीके से 15 साल में इस मध्य प्रदेश को बीमारू रास्ते निकालकर आज एक विकसित राज्य में खड़ा करा, यही हमारा आधार रहेगा और इसी आधार पर हम आगे भी वोट मांगेंगे। सर एक मॉडल बता दीजिए, खासतौर पे आप अपने विधानसभा क्षेत्र के लिए और जिले के लिए किस तरह का मॉडल भारतीय जनता पार्टी के पास है 23 के चुनाव की दृष्टि से और आगे के विकास की दृष्टि से? जी धन्यवाद अनुराग जी। सबसे पहले तो मैं हिमांशु जी का अपने गृह जिले में अभिनंदन करता हूं। मेरे को डिबेट में बैठने का टीवी के माध्यम से तो मिला है मौका हिमांशु जी के साथ में।
आज प्रत्यक्ष भी हमारे गृह जिले में आए हैं, तो मैं अपने गृह जिले के निवासियों से निवेदन करता हूँ कि 2000 तालियां बजाकर हिमांशु जी का अभिनंदन करें। अनुराग जी, निश्चित रूप से जब हम रायसेन जिले की बात कर रहे हैं और मैं दिल्ली और मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की बात करता हूं, तो रायसेन जिला भी उससे अछूता नहीं है। जब मैं कहता हूं कि 7 लाख हेक्टेयर क्षेत्र जो सिंचाई का था 47 लाख हेक्टेयर क्षेत्र हुआ, तो रायसेन जिले का भी सिंचाई क्षेत्र हुआ है। आज यदि 1.25 करोड़ बहनों को, लाडली बहनों को 1000 रुपये प्रति माह मिल रहा है, तो रायसेन जिले की बहनों को भी, लाडली बहनों को वो पैसा मिल रहा है। जब मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 6000 रुपये किसानों के खाते में भेजते हैं, 6000 रुपये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान भेजते हैं, तो थोड़ा लोकल मॉडल पे बता दीजिए। ये तो निश्चित रूप से मॉडल बताने के लिए बिल्कुल रूप से, निश्चित रूप से बार बार आपने भी कहा, हमारे कांग्रेस के मित्रों ने भी कहा, मॉडल देखने के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र बुधनी देख लीजिए। बुधनी जैसा क्षेत्र मध्य प्रदेश का 230 विधानसभा क्षेत्र बनेंगे, रायसेन जिले के 4 विधानसभा क्षेत्र बनेंगे। जिस तरह से हमारे माननीय कांग्रेस के जिला अध्यक्ष जी स्वीकार कर रहे थे कि 90 के बाद से जनता इनको चुन नहीं रही, जनता इनको वोट दे नहीं रही, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में भी जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देगी और हर विधानसभा क्षेत्र का मॉडल बनेगा। देवेंद्र जी, क्या है आपके पास में स्थानीय स्तर पे किस तरह के विकास का मॉडल है आप लोगों के पास में, क्या मैनिफेस्टो में शामिल कर रहे हैं? लोकल मैनिफेस्टो में जहाँ जहाँ जिन जिन विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जहाँ डैम बन सकते हैं हम लोगों ने उसके लिए शामिल किया है। जहाँ जहाँ अगर कहीं सड़कें हैं वो नहीं बन पा रही हैं या कहीं स्वास्थ्य की असुविधा है, स्वास्थ्य सेवाओं की, तो उसको हमने मैनिफेस्टो में शामिल किया है। और जहाँ हाई स्कूल नहीं है, हाई सेकेंडरी स्कूल नहीं है या जहाँ कॉलेज नहीं है, उनको हम लोगों ने मैनिफेस्टो में शामिल किया। और हम लोग हर विधानसभा का अलग अलग से मैनिफेस्टो बना रहे हैं, जिससे लोगों को, क्योंकि हर विधानसभा की अपनी अपनी एक अलग अलग समस्याएं होती हैं, उसी हिसाब से हमने मैनिफेस्टो में उसको शामिल किया है। प्रभात जी, क्या रिक्वायरमेंट है रायसेन की, आप ही बता दीजिए। देखिए, रायसेन में कई ऐसी चीज़ें हैं जो रायसेन में अभी तक जिसका निर्माण नहीं हो सका है। चाहे बात उद्योग की कर लें, चाहे बात शिक्षा की कर लें, में चूँकि अच्छे स्तर का किसी भी प्रकार से कॉलेज रायसेन में स्थापित नहीं हुआ है, उद्योग किसी भी प्रकार का स्थापित नहीं हुआ है। रायसेन धान की एक हब मंडी है जो मध्य प्रदेश में शायद एक अलग पहचान बनाती है। जिस प्रकार से वहाँ पे धान की नीलामी होती है और धान वहाँ पे आए हुए किसानों को जो सुविधाएं नहीं मिलती, उसके लिए कांग्रेस प्रयास करेगी। और फिर जैसे माननीय कमलनाथ जी ने 2018 में वचन पत्र में 1000 गौशालाओं का निर्माण करने का कहा था, वैसी अगर कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में पुनः बनती है तो गौ माता की जिस प्रकार से दुर्दशा हो रही है, दुर्दशा का गौ माताएं शिकार हो रही हैं, उस मध्य प्रदेश में गौशालाओं का फिर से निर्माण किया जाएगा। सांची विधानसभा में उद्योग, अच्छे स्तर की शिक्षा मिले ताकि बच्चों को भोपाल ना जाना पड़े, ऐसे कॉलेज, स्कूल और किसान भाइयों के लिए जो संबंधित जो भी योजना है वो माननीय कमलनाथ जी के साथ साथ सांची विधानसभा में भी लागू की जाएंगी। चलिए, अगर हम कांग्रेस की बात करते हैं तो वो छिंदवाड़ा मॉडल का विकास का उदाहरण देती है, भाजपा की बात करते हैं बुधनी के विकास मॉडल का उदाहरण दिया जाता है। उम्मीद है, एक कहावत जो बार बार वही कही जाती है, ऊपर किला नीचे जिला, रायसेन को कुछ ना मिला। अब रायसेन मॉडल की बात होगी और अगली दफा जब हम जनता के बीच में होंगे तो हम शायद ये कह पाएंगे कि ऊपर किला नीचे जिला और रायसेन को सब कुछ मिला। तो हम सब तमाम मेहमानों का यहाँ धन्यवाद देते हैं और साथ में एक हमारी परंपरा है, हम उसकी तरफ अग्रसर होंगे और इसके लिए मैं अपने साथी एंकर सनी गंगासागर जी की तरफ बढ़ता हूँ। ओवर टू सनी जी। बिल्कुल अनुराग, जैसे हमने देखा यहाँ पर लोगों का जो ऊर्जा थी, लोगों की जो ऊर्जा थी वो वाकई देखती ही बन रही थी। लेकिन साथ ही साथ जो हमारे यहाँ मेहमान आए थे जो मंच पर मौजूद हैं, उनकी भी मैं तारीफ करना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने बेबाकी से सवाल पूछे, बेबाकी से उन्होंने जवाब दिए। एक बार जोरदार तालियां इन मेहमानों के लिए। और आगे के सेशन के लिए हम बढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले बिल्कुल देखिए, क्योंकि एक अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा होती है और उसी परंपरा में हम अपने जो मेहमान हमारे साथ मंच पे मौजूद होते हैं उनका शाल श्रीफल और मोमेंटो देके सम्मान करते हैं। शाल और श्रीफल तो हमारा सम्मान का प्रतीक होता है, लेकिन मोमेंटो साथ में इसलिए प्रदान करते हैं कि हमारा जो समूह है, हमारा जो प्रयास है वो आपको हमेशा याद रहे, जिन संदर्भों में हमने संवाद किया है और जो वादे आपने मन से किए हैं। और इसी परंपरा में सम्मान के लिए हम हमारे स्थानीय साथी दिनेश यादव जी को आमंत्रित करते हैं कि वो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजेंद्र अग्रवाल जी को शाल श्रीफल और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। दिनेश जी।
तालियां बजती रहनी चाहिए, तालियों से उत्साहवर्धन होना चाहिए, ऊर्जा का संचार होते रहना चाहिए। साथ में हमारे साथ में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के डिप्टी मीडिया इंचार्ज नरेंद्र शिवाजी पटेल जी। उनके सम्मान के लिए भी हम अपने स्थानीय साथी दिनेश जी को और साथ में हरिभूमि के जो हमारे संपादक हैं प्रमोद भारद्वाज जी, दोनों को मंच पे आमंत्रित करते हैं कि नरेंद्र शिवाजी पटेल को साल श्रीफल और मोमेंटो देकर सम्मानित करें। साथ में लगातार उम्मीद है, हम बता रहे हैं बार बार, पूरे प्रदेश में आपकी छवि किस तरह की जाएगी। एक उत्साह बना रहना चाहिए दोनों तरफ से, क्योंकि ये सम्मान की कड़ी है, ये किसी डिबेट का हिस्सा नहीं है या समय नहीं है। इसलिए लगातार आप करतल ध्वनि से जो है उत्साहवर्धन जरूर करते रहिए। साथ में हमारे देवेंद्र पटेल जी हैं, पूर्व विधायक, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष। उनके सम्मान के लिए हरिभूमि INH के हम GM जो हैं नीरज पांडे जी, उनको आमंत्रित करते हैं मंच पे, और साथ में दिनेश यादव जी को कि देवेंद्र पटेल जी का शाल और मोमेंटो देकर सम्मान करें। सम्मान की इस कड़ी में प्रभात चावला जो युवा नेता, और कहते हैं कि युवा बदलते हैं तो इतिहास बदलते हैं, उम्मीद है कि जो इतिहास रायसेन का है वो बदलने की कोशिश इन युवा चेहरों के माध्यम से होगी। तो उनके सम्मान के लिए एक बार फिर जो है मैं दिनेश यादव जी को आमंत्रित करता हूं और हमारे एंकर साथी सनी गंगासागर जी को कि वो प्रभात चावला जी का शाल और मोमेंटो देकर सम्मान करें। लगातार आप तालियां बजते रहनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद जो मौका है वो स्थानीय मुद्दों पर चर्चा का है। हमारे साथ में नगर पालिका अध्यक्ष मौजूद होंगी, साथ में हमारे स्थानीय तमाम वो प्रतिनिधि मौजूद होंगे जिनके संदर्भ में आप जो सवाल रखना चाहते हैं उसका मौका भी मिलेगा और ये सेशन आगे बढ़ेगा। ओवर टू सनी जी। देवेंद्र पटेल जी के सम्मान के लिए भी हमने आमंत्रित किया था। देवेंद्र पटेल जी